हेलो फ्रेंड्स, आज के इस डिस्कशन में हम अपनी घटना चक्र की रिवीजन सीरीज को कंटिन्यू करते हुए अपने नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे, जो कि हमारे घटना चक्र इंडियन पॉलिटी गवर्नेंस की पूर्वालोकन है 2025 की। उसमें अपने नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे, जो कि है फंडामेंटल राइट्स। और हमारे डिस्कशन का फॉर्मेट जो है कि आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने चैप्टर 1 to 12 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे इस डिस्कशन में हम जो है कि अपने फंडामेंटल राइट डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें जो है कि मोर देन जो है कि 150 क्वेश्चंस है। और यहाँ पे हम कोई भी जो है कि क्वेश्चंस के आंसर को तो समझते हैं, साथ ही साथ कोई भी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन होती है एग्जाम ओरिएंटेड जो हमारे प्रीलिम्स में बेनिफिशियल है, उसको भी हम यही साथ ही साथ रिवाइज कर लेते हैं। तो आइए विदाउट फर्दर डिले हम अपने पहले क्वेश्चन को देखते हैं। और पहला क्वेश्चन बात कर रहा है किस चीज की? लिबरल डेमोक्रेसी। ये बात कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर जो है कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं बेस्ट सेफगार्ड ऑफ द लिबर्टी। यहाँ पे लिबर्टी की बात हो रही है, जो बेस्ट सेफगार्ड कर रहा है लिबर्टी को इन दी लिबरल डेमोक्रेसी। तो ये वर्ड बाय वर्ड हम समझते हैं कि पहले तो जानते हैं कि डेमोक्रेसी क्या होता है। डेमोक्रेसी एज वी ऑल नो दैट कि डेमोक्रेसी क्या है, नथिंग एल्स बट इट इज द रूल ऑफ पीपल। ये जो है कि रूल ऑफ पीपल होता है। एंड यहाँ पे क्या होता है, जो हमारी गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल थ्रू फ्री एंड फेयर इलेक्शन। यहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन से जो है कि हम अपनी गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो है कि इस लिबरल डेमोक्रेसी की बात की गई है, जो कि लिबर्टी। और लिबर्टी क्या होता है? लिबर्टी इज नथिंग एल्स बट फ्रीडम, जो है कि फ्रीडम जो हमारी स्वतंत्रता होती है विद दी फ्रीडम विद कॉन्स्टेंट्स। मीन यहाँ पे जो है कि फ्रीडम के साथ कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस आ जाए, मतलब प्रतिबंध लग जाए। तो वही पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा जो है कि बेस्ट फैक्टर है लिबर्टी का अंदर लिबरल डेमोक्रेसी। और लिबरल डेमोक्रेसी का मतलब क्या हो गया? लिबरल डेमोक्रेसी इज नथिंग एल्स बट इट इज द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो कि कंबाइन करता है, कंबाइंस दी रिप्रेजेंटेटिव, हमारी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को, और जो है कि एंड दी लिबरल प्रिंसिपल्स। मीन जो है कि लिबरल प्रिंसिपल्स को जो है कि कंबाइन करके जो है कि जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बनता है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी और लिबरल प्रिंसिपल्स को मिलाकर उसको जो है कि लिबरल डेमोक्रेसी कहते हैं। और ये जो है कि एम्फेसाइज करता है इंडिविजुअल के राइट्स को, रूल ऑफ लॉ को, है ना, ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजों को जो है कि एम्फेसाइज करता है। ये वन बाय वन करके ऑप्शन देखते हैं और इसमें से करेक्ट ऑप्शन को जानते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि कमिटेड जुडिशरी। अगर जुडिशरी हम जानते हैं कि हमारे इंडिया में जो है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने ही बता रखा है कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए। अगर जुडिशरी कमिटेड रही तो वो किसी भी गवर्नमेंट पॉलिसी का ना क्रिटिक करेगी और ना उसका जस्ट एंड फेयर रीजनेबल जो है कि रीजनेबिलिटी देखेगी। तो इसीलिए जुडिशरी कभी भी कमिटेड नहीं होनी चाहिए, ये क्या होनी चाहिए? इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। एज वी नो दैट कि हमारे यहाँ पे जो है कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर को फॉलो किया जाता है। मीन जो है कि यहाँ पे जो है क्या है, हमारे यहाँ फेडरल स्ट्रक्चर है। हमारे यहाँ क्या है? फेडरल स्ट्रक्चर। मतलब कि हमारे जो कि इंडियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो फेडरल स्ट्रक्चर की है, जहाँ पे यूनियन एंड रीजनल गवर्नमेंट मीन स्टेट गवर्नमेंट में डिवीजन ऑफ द पावर है। यहाँ सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर नहीं है, यहाँ पे क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है। देन नेक्स्ट है इलेक्टेड गवर्नमेंट। समहाउ कि इलेक्टेड गवर्नमेंट सही हो सकता है लिबर्टी के लिए इन दी लिबरल डेमोक्रेसी। मीन्स क्योंकि डेमोक्रेसी का ही की फीचर है कि हम अपनी गवर्नमेंट को इलेक्ट करके भेजते हैं, जो कि रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल होती है। तो ये समहाउ सही हो सकता है, बट इट इज इन नॉट बेस्ट सेफ गार्ड। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में पूछा गया बेस्ट, जो कि आईएएस प्री 2021 का क्वेश्चन है, हमें बेस्ट ऑप्शन को पूछा गया है। तो ये जो है कि एक की फैक्टर है, बट जो है कि की फैक्टर है बट ये सही नहीं है। यहाँ पे क्या आंसर होगा? सेपरेशन ऑफ पावर, जो कि हमारा लिबरल डेमोक्रेसी का बिल्कुल ही सेफ गार्ड करेगा, बेस्ट सेफ गार्ड। तो यहाँ पे आंसर क्या है? सेपरेशन ऑफ पावर। एंड इट मीन्स दैट यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब क्या है? जो भी हमारे जो है कि लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी है, वो जो है कि इंडिपेंडेंटली वर्क करती है। मीन जो है कि सेपरेटेड है। सेपरेशन ऑफ पावर, इनकी पावर जो है कि एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन जो है कि अलग अलग है, बट ऑन दी बेसिस ऑफ चेक्स एंड बैलेंस। तो इसका आंसर आप याद रखेंगे क्या है? ये है सेपरेशन ऑफ पावर। तो इसी के साथ हमने पहला क्वेश्चन कवर कर लिया। आप अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि इनमें से किस सेशन में, मीन जो है कि कांग्रेस सेशन पास द रिजोल्यूशन ऑन द फंडामेंटल राइट्स। जो है कि 1931 में कौन सा सेशन कहाँ पे हुआ था आईएनसी का, जहाँ पे फंडामेंटल राइट्स के रेजोल्यूशन को पास किया गया था। तो यहाँ पे ये चीज याद रखिएगा, ये जो है कि कराची में किया गया था। ये सेशन कराची में किया गया था, जिस वक्त हमें जो है कि 1931 से क्या क्या याद रखना है। पहली बात तो आप ये याद रखेंगे कि 1931 में कराची सेशन में फंडामेंटल राइट्स का रेजोल्यूशन पास हुआ था, जो कि हमारे नेहरू रिपोर्ट, जो हमारी थी नेहरू रिपोर्ट 1928 की, इसमें जो है कि 1928 में इस रिपोर्ट में फंडामेंटल राइट्स की बात थी। तो यही कराची सेशन में 1931 में इसको जो है कि प्रपोज किया गया, इसको जो है कि सामने रखा गया। और क्या क्या चीजें थी यहाँ पे? जो है कि लाहौर सेशन में ही पूर्ण स्वराज का डिक्लेरेशन कर दिया गया था। लाहौर सेशन जो कि 1929 का, जहाँ पे
पूर्ण स्वराज का डिक्लेरेशन कर दिया था। और यहाँ पे आप दो तीन चीजें और याद रख सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, कराची सेशन में मार्च 26 से 31 जो है कि 1931 पे जो है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है कि इसके प्रेसिडेंट थे, और इस सेशन में जो है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स के रेजोल्यूशन को पास किया गया। और यहाँ पे गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। अब गांधी इरविन पैक्ट क्या है, ये जो है कि जो हमारा सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट था, मीन सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, जो कि हमारा दांडी मार्च से स्टार्ट हुआ था। कब? 12 मार्च 1930 में स्टार्ट हुआ था, टू ब्रेक दी सॉल्ट लॉ। ये जो है कि बेसिक इन्फॉर्मेशन कुछ मैं एक्टिवली रिकॉल करा दे रहा हूँ यहाँ पे। जो है कि बस ये याद रखिए, जो गांधी इरविन पैक्ट हुआ था सीडीएम से हुआ था, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट को रिजॉल्व करने के लिए किया गया था, जो कि हमारे स्टार्ट ऑफ द दांडी मार्च से स्टार्ट हुआ था। और यहाँ पे गांधी जी के 11 पॉइंट डिमांड को रखा गया था। तो ये गांधी इरविन पैक्ट के बारे में हमने कुछ जो है कि छोटी सी एक्टिव रिकॉलिंग कर ली। तो यहाँ पे जो है कि हमें क्या क्या याद रखना है, यहाँ पे रिजोल्यूशन जो पास हुआ था कराची सेशन में हुआ था, और जो है कि यहाँ पे प्रिसाइडेड, कौन से सेशन को प्रिसाइड किसने किया था, प्रेसिडेंट थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और गांधी इरविन पैक्ट जो है कि टू रिजॉल्व दी सीडीएम, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट को रिजॉल्व करने के लिए गांधी इरविन पैक्ट था। और यहाँ पे जो है कि कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप इसको जो है कि एक बार पढ़ सकते हैं बस। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहले स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि नेहरू रिपोर्ट 1928 है जो एडवोकेटेड द इंक्लूजन ऑफ द फंडामेंटल राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जस्ट हमने अब यही चीज पढ़ी है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। और हम अदर स्टेटमेंट को भी देख लेते हैं कि वो क्या कह रही हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है कि रेफर करता है फंडामेंटल राइट्स को। तो यहाँ पे कोई भी एक्सक्लूसिवली जो है कि यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स की बात नहीं हुई थी गवर्नमेंट इंडिया 1935 में, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और जो अगस्त ऑफर क्रिप्स मिशन है, ये जो है कि इंडिया का सपोर्ट, मीन्स इंडिया सपोर्ट सीख करने के लिए वर्ल्ड वॉर टू में अनसन प्रोमिसरी जो थी, मीन्स इंडिया में जो कि प्रोमिस किए गए थे कि यहाँ पे जो है कि हम जो है कि एक जो है कि गवर्नमेंट जो है कि इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट, और जो है कि यहाँ पे जो है कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाने के, तो ये इससे रिलेटेड है। तो ये दोनों ऑप्शन भी गलत हो जाएंगे, इसमें फंडामेंटल राइट्स की कुछ बात नहीं की गई है। तो यहाँ ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, नेहरू रिपोर्ट 1928 में फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि फंडामेंटल राइट्स शुड बी लुक्ड अपॉन not from the point of view any particular difficulty of the movement but as something that you want to make permanent in the constitution। ये जो है कि स्टेटमेंट किसने कही थी, मीन्स जो है कि यहाँ पे फंडामेंटल राइट को जो है कि एक पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे नहीं दिखा जाएगा कि टेम्परेरी मूवमेंट या पर्टिकुलर डिफिकल्टी को फेस करने के लिए, ये जो है कि परमानेंट होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये स्टेटमेंट जवाहरलाल नेहरू जी का। तो ये आपको याद रखना है कि ये किसने कहा था, जवाहरलाल नेहरू जी ने, जो कि यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी स्टेटमेंट बेस्ड है कि यहाँ पे जो है कि स्टेटमेंट दी गई है और पूछा गया है कि किन्होंने इस स्टेटमेंट को कोट किया था। तो स्टेटमेंट है कि प्लेज टू दी अवर पीपल एंड पैक्ट विद द सिविलाइज्ड वर्ल्ड अबाउट द फंडामेंटल राइट। ये स्टेटमेंट किससे रिलेट कर रही है, फंडामेंटल राइट को। इस स्टेटमेंट को किसने कहा था, तो ये जो है कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी ने इस स्टेटमेंट को जो है कि प्लेज किया था। तो हमें ये याद रखना है। और इसमें जो है कि स्टेटमेंट याद, हमें ये चीज रट्टाफिकेशन ही करनी पड़ती है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि कॉन्सेप्ट हम समझ के कर ले। बस ये याद रखना है कि ये स्टेटमेंट किसने कही थी, तो हमें डायरेक्ट नाम याद आना चाहिए। तो यहाँ पे जो है कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो है, इन्होंने ये स्टेटमेंट कही थी। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंडामेंटल राइट्स आर। अब फंडामेंटल राइट्स के बारे में जो है कि कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, क्या है, जस्टिएबल है, नॉन जस्टिएबल है, फ्लेक्सिबल है, रिजिड है। तो एज वी नो दैट कि यहाँ फंडामेंटल राइट्स जो हमारे होते हैं वो क्या होते हैं, जस्टिएबल एंड एनफोर्सेबल इन दी कोर्ट होते हैं, एनफोर्सेबल। तो यहाँ पे इनका मतलब जानते हैं। जस्टिएबल का मतलब हो गया कि कोई भी जो है कि फंडामेंटल राइट जो है कि जस्ट एंड फेयर है। जस्ट एंड फेयर मीन्स उसकी जस्टिबिलिटी है, उसको उसमें जो है कि जस्टिस दिया जा सकता है, वो सारे इंडिविजुअल के लिए जो है कि एक समान होंगे, और जो है कि किसी के भी जो है कि वायलेट नहीं करेंगे, किसी का भी जो है कि राइट, कोई भी जो नेचुरल राइट हो गया, इन इनएलिएबल राइट हो गया, वो किसी के भी वायलेट नहीं होंगे। एनफोर्सेबल का मतलब हो गया कि इसके वायलेशन पे, अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, तो आप जो है कि डायरेक्टली जो है कि सुप्रीम कोर्ट में उसके वायलेशन के लिए वॉक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जस्टिएबल एंड एनफोर्सेबल होते हैं ये। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फंडामेंटल राइट्स, जो फंडामेंटल जो राइट्स हैं, आर कॉल्ड दी फंडामेंटल राइट्स बिकॉज जो हमारे राइट्स गिवन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उनको फंडामेंटल राइट्स से क्यों कहा जा रहा है, इसके बारे में कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, और हमें बताना है कि यहाँ पे करेक्ट कोड क्या है उसका। तो कह रहा है कि ये फंडामेंटल राइट्स इसलिए फंडामेंटल राइट्स है क्योंकि ये रिटर्न है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिटर्न फॉर्म में जो है कि फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड है। तो ये स्टेटमेंट सही है। इट इज डेमोक्रेटिक, जरूरी नहीं है कि जहाँ फंडामेंटल राइट हो वहाँ डेमोक्रेसी फॉलो हो रही हो। तो ये जो है कि स्टेटमेंट गलत है, ये पब्लिक वेलफेयर के लिए है। तो जानते हैं पब्लिक वेलफेयर के लिए क्या होता है, डीपीएसपी, जो कि हमारे फंडामेंटल राइट के अगले पार्ट में है। फंडामेंटल राइट कहाँ पे मेंशन है, पार्ट 3 में, जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 12 to 35 मेंशन है। और डीपीएसपी कहाँ है,
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में, जो कि हमारे 36 से 51 तक के आर्टिकल में जो है कि मेंशन है डीपीएसपी। तो पब्लिक वेलफेयर की बात डीपीएसपी में है। देन जो है कि नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि इट इज असेंशियल फॉर द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। यस, इट इज वेरी राइट स्टेटमेंट, क्योंकि अगर जो है कि आपको जो है कि सर्टेन सेट ऑफ राइट्स मिले हैं तो वो जरूरी है, आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। और इसका जो है कि आप अफर्मेटिव एक्शन जो भी होते हैं, जैसे राइट्स दिए गए हैं एससी एसटीज को या ओबीसीज को, मैं पर्टिकुलरली किसी वर्नेबल सेक्शन की बात नहीं कर रहा यहाँ पे, सारे होल सोसाइटी की बात हो रही है, उनके पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट आता ही है, क्योंकि वो हमारे जो भी फंडामेंटल राइट्स है वो प्रमोट करते हैं क्या, तीन चीज़ों को, जो है कि पॉलिटिकल इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस को प्रमोट करते हैं, मीन्स तीनों की इक्वालिटी को प्रमोट करते हैं। तो उससे जो है कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एज अ रिजल्ट आना ही है। तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि पार्लियामेंट कांट मेक लॉ अगेंस्ट इट, कि पार्लियामेंट जो है कि इसके अगेंस्ट में लॉ नहीं बना सकता है। तो ये समहाउ सही है, मीन्स जो है कि बेसिक स्ट्रक्चर के, मीन्स यहाँ पे समहाउ का मतलब है कि यहाँ पे जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर एसेंस है उसको चेंज नहीं करेगा, लेकिन वो फंडामेंटल राइट को जो है कि क्या अमेंड कर सकता है। यहाँ पे क्या है कि पार्लियामेंट कैन नॉट मेक लॉ अगेंस्ट इट, तो ये जो है कि सही है, इसके अगेंस्ट में लॉ नहीं बन सकता, क्योंकि हम अपने बेसिक स्ट्रक्चर को जो है कि वॉयलेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1, 4 एंड 5 सही है, तो सी का स्टेटमेंट सही हो जाएगा, जो कि एक्सप्लेनेशन में आप देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखा जाए कि फंडामेंटल राइट्स आर, यहाँ पे स्टेटमेंट दिए कैन नॉट बी सस्पेंडेड, कैन बी सस्पेंडेड बाय द ऑर्डर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और द विल ऑफ द प्रेसिडेंट एंड कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी। तो जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं नॉर्मली टाइम पे वो जो है कि ना सस्पेंड किए जाते हैं ना वॉयलेट किए जाते हैं, बट ड्यूरिंग द इमरजेंसी, जो कि इमरजेंसी हमारे कौन से आर्टिकल 352 से 360 में मेंशन है, तीन तीन टाइप की इमरजेंसी। अगर इमरजेंसी पड़ी है नेशनल इमरजेंसी, तो जो है कि हमारे फंडामेंटल राइट को जो है कि टेम्परेरी सस्पेंड कर दिया जाता है। जो है कि 358 बात करता है सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट की, जैसे हमारा जो है कि आर्टिकल 19 हो गया, ये सब जो है कि सस्पेंड हो जाते हैं ड्यूरिंग दी इन्वोकेशन ऑफ द इमरजेंसी। बट जो है कि 359 बात क्या करता है, आर्टिकल 359 बात करता है कि फंडामेंटल राइट जो कि हमारे आर्टिकल 20 से 21 में है और नेवर बी सस्पेंडेड। अब इसके बारे में थोड़ी सी बैकिंग जान लेते हैं। जो आर्टिकल 20 से 21 है, पहले ये सस्पेंड कर दिए जाते थे। मीन जो है कि आपका एक केस है एडीएम जबलपुर, एडीएम जबलपुर केस है 1976 का, जो कि हम अपने मेंस के लिए पढ़ते हैं। तो वहाँ पे जो है कि जर्नलिस्ट जिनको जो है कि एडीएम ऑफ जबलपुर ने जो है कि डिटेन कर लिया था, तो जो है कि वो वायलेशन ऑफ उसकी वायलेशन ऑफ द आर्टिकल 20 एंड 21 मीन जो है कि पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी। एंड 20 आर्टिकल क्या बात करता है, प्रिवेंशन इन कन्विक्शन ऑफ सर्टेन ऑफेंसेज। तो इस पे जो है कि वो जो है कि सुप्रीम कोर्ट में चले गए, तो वहाँ पे जजमेंट दिया गया था कि ये जो है कि पहले हेल्ड किया गया कि मतलब जो आर्टिकल 20 टू 21 है, 21 ये सस्पेंड किए जा सकते हैं इमरजेंसी के वक्त, बट जो कि 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में जो है कि इसको क्या डिक्लेयर किया गया कि ये जो है कि हम सस्पेंड नहीं कर सकते हैं ड्यूरिंग दी इमरजेंसी। लेटर ऑन जो है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट चेंज करके जो है कि ये कह दिया था। फिर जो कि ऑफिशियली अभी 2017 में पुट्टस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में जो है कि इसको ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया गया है कि आर्टिकल 20 एंड 21 को ड्यूरिंग दी इमरजेंसी भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता। यहाँ मैंने बहुत ही ब्रीफली बताया इसको। अगर आपको इसका डिटेल देखना है, डिटेल वीडियो मैंने जो है कि फंडामेंटल राइट्स इस चैनल पे पढ़ा रखे हैं, जो कि हमारी सीरीज है पॉलिटी मेड सिंपल। पॉलिटी मेड सिंपल, वहाँ से जो है कि ये सारे आर्टिकल्स जो है 1 बाय 1 करके आप जो है कि बहुत ही डिटेल मैनर में मैंने केस स्टडीज के साथ जो है कि डिस्कस किया है, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो इसी के साथ आइए जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, ये कह रहा है कि सर्टेन स्टेटमेंट है फंडामेंटल राइट्स के बारे में और हमें जो है कि करेक्ट कोड को चूज करना है। तो पहली स्टेटमेंट क्या कह रही है कि दे गारंटी अगेंस्ट दी स्टेट एक्शन। तो जो है कि ये जो है कि हमारे फंडामेंटल राइट स्टेट एक्शन के अगेंस्ट है, तो यस इट इज द ट्रू स्टेटमेंट, क्योंकि हमें जो है कि हमारे जो है कि फंडामेंटल राइट्स स्टेट एक्शन के अगेंस्ट है, तभी वो हमारे जो है कि हमारे लिए लॉ पॉलिसीज उसी हिसाब से बनाती है। देन जो है कि दे आर इनोर्मेटेड इन द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसा कि मैंने अभी बताया कि पार्ट 3 के आर्टिकल 12 टू 35 में मेंशन है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। देन नेक्स्ट है कि इंश्योर दी सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, जो कि हमने ऊपर बात की थी, ये तीनों स्टेटमेंट तो सही हो गई। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, दे आर अनलाइक द बिल ऑफ राइट्स इन द यूएसए। तो ये बिल ऑफ राइट्स अनलाइक द यूएसए, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो हमारे फंडामेंटल राइट है वो यूएसए से ड्रॉन किए गए हैं बिल ऑफ राइट्स, जो कि यूएस में यूनाइटेड स्टेट में 1680 में बिल ऑफ राइट्स आया था, जो कि वहाँ के पार्लियामेंट में पहली बार रिटर्न सेट ऑफ द रूल्स में जो है कि रिटर्न फॉर्मेट में जो है कि सबको जो है कि इंडिविजुअल राइट्स दिए गए थे, तो ये वहीं से ड्रॉन किया गया। तो ये आप याद रखेंगे बिल ऑफ राइट्स कब का है, 1680 का। तो यहाँ पे 1 2 3 स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी।
इसका आंसर है, जो कि एक्सप्लेनेशन मैंने थोड़ा आपको ब्रीफली समझा दिया है। देन नेक्स्ट कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट कहाँ से कहाँ प्रोवाइडेड है, तो ये 12 to 35 प्रोवाइडेड है पार्ट थर्ड में, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट जो है कि 11th क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजनल which of the following article means which article of the constitution gives the precedence to the constitutional provision over the laws made by the union parliament and the state legislature। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन का एसेंस ये कह रहा है कि यहाँ पे जो भी हमारे लॉज है मीन जो है कि यूनियन पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर कोई भी प्रेसिडेंट लॉ को रखेगी, मीन जो है कि लॉ की हायरार्की को रखेगी कि किस लॉ को कितना पीरियड करना है। मीन जो है कि यहाँ पे बात हो रही है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड जो है कि पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की। मीन जो है कि मान लीजिए आपका कॉन्स्टिट्यूशन इस डेट पे बना था, मीन जो है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कब बना है, लागू हुआ है बोल लेते हैं 26 जनवरी 1950 को जो है कि पूरा एनफोर्स कर दिया गया था। तो उससे पहले जो भी लॉ थे वो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कहलाएंगे और उसके बाद को जो है कि पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कहलाएंगे। प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्या मतलब है, जैसे जो हमारे पुराना आईपीसी सीआरपीसी जो है कि अभी जो है कि बीएनएस और बीएनएस हो गया है, तो ये जो है कि आईपीसी सीआरपीसी ये प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है। पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में जो भी अभी लॉ पार्लियामेंट बनाती है आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कोई डिजिटल एक्ट हो गया या जो है कि डिजिटल प्रोटेक्शन एक्ट हो गया या अदर कोई एक्ट बना रही है, तो वो जो है कि पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में आता है। तो ये कहाँ प्रोवाइडेड है, ये जो है कि आर्टिकल 13 में प्रोवाइडेड है, जो कि स्टेट करता है कि कोई भी जो है कि लॉ जो है कि इंडेग्रेट नहीं होने चाहिए। मीन्स जो है कि आर्टिकल 13 में जो है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेक प्रोविजन फॉर दिस प्री कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। तो ये आपको यहाँ याद रखना है। 32 आर्टिकल हम लोग जाते हैं जिसकी बात करता है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बात करता है। 326 जो है कि हमारा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मीन राइट टू वोट जो है, राइट टू वोट मीन एडल्ट सफरेज जो है कि राइट टू वोट जो है कि 326 में दिया गया है एंड 245 में जो है कि आपकी बात है कुछ लॉज की जो पार्लियामेंट मेड करती है और स्टेट जो है कि इससे रिलेटेड जो है कि बात 245 में है। तो आइए इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट आर्टिकल 13 के मेन ऑब्जेक्ट को, जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सिक्योर क्या करता है, पैरामाउंटेंसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डिंग। तो यहाँ पूछा क्या गया है कि आर्टिकल 13 जो है कि किसको सिक्योर कर रहा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो क्या वो डीपीएसपी है, फंडामेंटल राइट्स है कि फंडामेंटल ड्यूटीज है, क्या सभी के सभी हैं। तो आर्टिकल 13 सिक्योर करता है किसको, फंडामेंटल राइट्स को। ये हमारे फंडामेंटल राइट्स को सिक्योर करता है, जिसका एसेंस ही यही है कि आर्टिकल 13 की स्टेटमेंट आप पढ़ेंगे तो यही लिखा हुआ है कि जो भी कोई भी लॉ जो है, लॉ शैल बी डिक्लेयर, कोई भी लॉ जो है कि डिक्लेयर वॉइड कर दिए जाएंगे अगर इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स होंगे। और इसी आर्टिकल से जो कि हमारे जुडिशियल रिव्यू की बात करता है एंड हमारे सुप्रीम कोर्ट ने टाइम टू टाइम केस लॉज के थ्रू हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को भी डिफाइन किया है। मीन जो है कि बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन कोई हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये जो है कि एक जुडिशियल रिव्यू के थ्रू जो है कि एक कॉन्सेप्ट है जो कि टाइम टू टाइम इवॉल्व होकर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर आया है। इसका जो है कि मैंने एक वीडियो अलग से बना रखा है जहाँ पे मैंने सारे केस लॉज को डिस्कस किए हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जो कि हमारी सीरीज है पॉलिटी मेड सिंपल। तो आप वहां से जाके इस वीडियो को देख लेंगे तो वो सारे केस लॉ आपका बेसिक स्ट्रक्चर और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा एकदम। तो आइए हमने यहाँ देख लिया किसको सिक्योर करता है, फंडामेंटल राइट्स को। देन नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स गारंटेड बाय दी, मतलब राइट टू इक्वालिटी के अंडर कौन कौन से आर्टिकल है, क्या वो 16 से 20 है, 14 से 18 है, 15 से 19 या 13 से 17। तो जैसा कि हमें पता है कि जो हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली मीन्स फंडामेंटल राइट ओरिजिनली, आप एक चीज याद रखेंगे, अब जो फंडामेंटल राइट्स हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में थे ओरिजिनली 7 थे, बट जो है कि लेटर ऑन इसको 6 कर दिया गया, एक फंडामेंटल राइट को डिलीट कर दिया गया। वो कौन सा है, आर्टिकल 31 जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी की बात की गई थी, ये जो है कि डिलीट कर दिया गया है। अब हमारे पास टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स है, उसमें से पूछ रहा है कि राइट टू इक्वालिटी जो हमारा पहला फंडामेंटल राइट्स है वो कहाँ मेंशन है, तो वो आर्टिकल 14 to 18 में जो है कि मेंशन है, जो कि ये बात करता है 14 आर्टिकल किसकी बात करता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ईपीएल की बात, मतलब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करता है, जो कि अभी हम आगे क्वेश्चन आएंगे तो वहां पे मैं इनके बारे में आपको डिफरेंस भी बता दूंगा। देन 15 क्या बात करता है, प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ, ये याद रखेंगे आप किस किस ग्राउंड पे जो है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ऑन द रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, मींस आरआरसी और एसपी, जो है कि आरआरसी और एसपी जो है कि इस बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। देन 16 आर्टिकल बात करता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मीन जो है कि कोई भी एक सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट पे, और कोई भी यहाँ पे भी इसके जो है कि सेकंड पार्ट में मीन सेक्शन 2 में 16 के क्या बात की गई है, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ आरआरसी एसपी, पर यहाँ पे जो है कि डिसेंट एंड रेजिडेंस और जो है कि ऐड हो जाएगा। तो ये आप जो है कि याद रखेंगे, और ये सब आर्टिकल जो है कि कम्स विद द रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। तो ये जो है कि यहाँ पे ब्रीफली आप ये चीज याद रखेंगे, जो है कि 17 क्या बात करता है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की, 18 किसकी बात करता है, टाइटल्स के एबोलिशन की। तो ये हमने ब्रीफली यहाँ से देख लिया है।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रिपीटेड है तो इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं हम लोग। फिर क्वेश्चन 15 क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा आर्टिकल है जो पुट करता है एब्सोल्यूट लिमिटेशन ऑन द लेजिस्लेटिव पावर। तो ये जो है कि आर्टिकल 14 जो है ये इसके बारे में बात करता है, लिमिट करता है पावर को। कैसे करता है, क्योंकि यहाँ पे बात है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, और यही जो है कि एलिमेंट फीचर है रूल ऑफ लॉ का। रूल ऑफ लॉ का ये जो है कि एलिमेंट फीचर है, जो कि एक कॉन्सेप्ट है, ब्रिटिश ज्यूरिस्ट थे एवी डाइसी, इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को दिया था, जो कि आगे वाले डिस्कशन में अभी जो है कि हम आगे जो है कि फर्दर इसको और डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। और ये जो है कि आर्टिकल 14 टू 18, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ, जो पॉलिटी मेड सिंपल वाली सीरीज है वहां पे ये जो है कि बहुत डिटेल में है। तो आप कोई और वीडियो देखे ना देखे, जो है कि फंडामेंटल राइट्स वाली सारी वीडियो देख लेंगे तो वो फंडामेंटल राइट्स ऑल टाइम के लिए आपके प्रीलिम्स प्लस ओरिएंटेड मेंस दोनों के लिए वो जो है कि आपका जो है कि फंडामेंटल राइट्स मोस्टली जो है कि कवर हो जाएगा। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन रिपीटेड है, इसको नहीं डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहाँ बात की गई है, ये आर्टिकल 14 में बात की गई है। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है लेजिस्लेशन विच कंफर्म्स ऑन द एग्जीक्यूटिव और द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी एंड अनगाइडेड अनकंट्रोल्ड डिस्क्रिशनरी पावर इन द मैटर ऑफ एप्लीकेशन लॉ वायलेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे जो है कि बात कर रहा है कि कोई भी जो है कि डिस्क्रिशनरी पावर इन द मैटर ऑफ एप्लीकेशन अगर वायलेट हो रहा है तो वो कहाँ होगा, तो आर्टिकल 14 में होगा। क्योंकि हमारा आर्टिकल 14 सबको जो है कि इक्वल बेसिस प्रोवाइड करता है, मीन्स जो है कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, मीन जो है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, लॉ के सामने सभी जो है कि इक्वल स्टेटस पे होंगे और सबको जो है कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, मीन जो है कि अगर कोई जो है कि लॉ से जो है कि दूर है, मतलब किसी के पास अनफेवर्ड सिचुएशन है उस इक्वालिटी में आने को, तो स्टेट जो है कि इसको अफर्मेटिव एक्शन देके जो है कि अपलिफ्ट कर सकता है। तो यहाँ पे यही बात हुई है, तो ये जो है कि 14 आर्टिकल के अंडर है। फिर जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ जो है कि व्हाट इज मीन बाय द रूल ऑफ लॉ, तो इसके बारे में थोड़ा ब्रीफली जान लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, एवी डाइसी ने इस कॉन्सेप्ट को दिया था, जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं। वो 3 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? पहला एलिमेंट है आपका इक्वालिटी बिफोर लॉ। पहला एलिमेंट क्या है? इक्वालिटी बिफोर लॉ। और दूसरा एलिमेंट है आपका एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेटरी पावर, एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेटरी पावर। तो ये 2 एलिमेंट हो गए। एंड तीसरा एलिमेंट है कि जो भी राइट्स होंगे वो इंडिविजुअल से ड्रॉन किए जाएंगे, तो जो भी राइट्स होंगे वो इंडिविजुअल से ड्रॉन किए जाएंगे। और इंडिया में जो है कि पहला और दूसरा एलिमेंट फॉलो होता है, तीसरा नहीं होता है। ये खाली यूएस में फॉलो होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जहाँ में फंडामेंटल राइट्स एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है जो कि सबको एक साथ लेके चलता है। तो इंडिया में जो है कि खाली फर्स्ट एंड सेकंड जो है कि फॉलो होता है। तो ये रूल ऑफ लॉ, जिसमें हमारे जो कि आर्टिकल 14 में इसका एसेंस है, ये क्या बात करता है, 1 एक्ट फॉर ऑल एंड 1 जुडिशरी फॉर ऑल की। तो ये ऑप्शन सही होगा रूल ऑफ लॉ के बारे में, तो ये आप जान सकते हैं यहाँ पे। फिर जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है प्रोटेक्शन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ द रिलीजन, आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसे फंडामेंटल राइट क्लासिफाइड अंडर, ये जो है कि कौन से क्लासिफिकेशन में है, तो ये हमारे जानते हैं कि राइट टू इक्वलिटी में है। तो ये हमने अभी पढ़ाई है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा किसी भी मतलब जो हमको मैंने आपको RRC और SP बताया है, तो आर्टिकल 15 कहाँ पे है, राइट टू इक्वलिटी में। तो ये हमने देख लिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स वर अमेंडेड एज ए रिजल्ट ऑफ द डिसीजन सुप्रीम कोर्ट, में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था और कौन सा फंडामेंटल राइट अमेंड हुआ था, स्टेट ऑफ मद्रास विद दिस चंपकम दुराई रंजन केस जो है कि ये जो है कि इस केस के थ्रू कौन सा जो है कि आर्टिकल अमेंड हुआ था। तो यहाँ पे जो है कि हमारा आर्टिकल 15 अमेंड हुआ था, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट अमेंडमेंट भी था, जो कि 1951 में। तो देख सकते हैं आर्टिकल 15 में जो है कि क्लॉज 4 ऐड किया गया था, जो कि हमारे पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी था, जो कि इस केस की वजह से आया था। तो ये आप याद रखेंगे। जहाँ पे बात की क्या की गई है कि सर्टेन जो है कि जो भी वनडेबल सेक्शन या सोशल बैकवर्ड सेक्शंस है, जो कि सोशल बैकवर्ड सेक्शन मीन SC STs हैं, इन सबको जो है कि अपलिफ्ट करने के लिए गवर्नमेंट जो है कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के थ्रू अफर्मेटिव एक्शन ले सकती है। तो ये जो है कि क्लॉज 4 में इसी की बात की गई है, स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ द सोशली बैकवर्ड एंड इकोनॉमिक क्लासेज। तो ये आपको याद रखना है। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है क्या कि अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है कि एडमिशन जो है कि यहाँ पे देखिए, वहाँ पे अपलिफ्टिंग की बात की, यहाँ पे पर्टिकुलरली क्या है, एडमिशन इन दी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। तो ये जो है कि कहाँ पे प्रोविजन दिया गया है, आर्टिकल 15(5) में दिया गया है। तो ये प्रोविजन कहाँ दिया गया है, आर्टिकल 15(5) में। इसमें टोटल 6 प्रोविजन है, मीन्स 1 2 3 4 5 6 तो 4 में जो है कि दिया गया था क्या कि आपको जो है कि अपलिफ्टमेंट ऑफ द बैकवर्ड क्लासेज है। और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जो है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन की बात है, तो वो क्या है, आर्टिकल 5 में, क्लॉज 5 में बात है। तो ये आप याद रखेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ओबीसी के रिजर्वेशन इज मेड अंडर द विच ऑफ द आर्टिकल। तो यहाँ पे जो है कि 15(4) एंड 16(4)
यहाँ पे जो है कि रिजर्वेशन ऑफ दी ओबीसी की जो है कि बात की गई है, तो ये आपको याद रखना है। जैसे जो है कि इसी के 16 के सेक्शन क्लॉज 6 मीन जो है कि आर्टिकल 16 के सेक्शन 6 में ही आपका ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन भी है, जो कि हमारा 103 अमेंडमेंट एक्ट से आया था, तो ये भी आप जो है कि एड ऑन कर सकते हैं आप। फिर जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी कौन देता है, ये हमारा जो है कि इन द स्टेटस ऑफ द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में जो है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी आर्टिकल 16 सेक्शन 1 एंड 2 देता है, जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे RRC SP और डिसेंट एंड रेजिडेंट्स पे। तो ये आप चीज आप याद रखेंगे। तो यहाँ से ये हमने देख लिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट इंक्लूडेड इन द फंडामेंटल राइट, राइट टू इक्वालिटी में क्या नहीं है। इक्वालिटी ऑफ बिफोर लॉ ये है, इक्वल अपॉर्चुनिटी भी दी गई है, सोशल इक्वालिटी भी दी गई है। यहाँ पे इकोनॉमिक इक्वालिटी की कोई बात नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये आप याद रखेंगे। हमारे यहाँ इकोनॉमिक जस्टिस की बात है, मीन्स हमारा प्रियम्बल DPSP जो है कि इकोनॉमिक जस्टिस की बात करता है, ना कि इकोनॉमिक इक्वालिटी की। तो ये आपको ब्रीफली याद रखना है। देन मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन किसकी बात कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में असर्शन और रीजन दिया गया है, तो हमें देखते हैं असर्शन क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि स्टेट कैन ट्रीट अनइक्वल डिफरेंटली विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएटिंग अ लेवल प्लेइंग फील्ड इन द सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्फीयर। तो यहाँ पे जो है कि अफर्मेटिव एक्शंस की बात की जा रही है, मीन्स जो हमारी गवर्नमेंट है वो सर्टेन अफर्मेटिव एक्शंस रखती है, जो कि वनरेबल सेक्शंस को अपलिफ्ट करने के लिए सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्फीयर, जो कि सबके लिए एक समान प्लेइंग फील्ड हो जाए, मीन समानता का अधिकार जो है अपनी जो राइट इक्वलिटी बात कर रहा है उसके लिए यह सेशन कह रहा है। रीजन कह रहा है कि अमंग इक्वल्स द लॉ शुड बी इक्वल एंड इक्वली एडमिनिस्ट्रेटेड, मीन जो है कि जो इक्वली स्टेज पे हैं उनके लिए लॉ जो है कि इक्वली ट्रीट किया जाएगा, कोई यहाँ पे अफर्मेटिव एक्शन नहीं होगा। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, और जो है कि रीजन जो है कि असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये जो है कि आप ब्रीफली एक बार इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट जो है कि स्टेटमेंट 1 कह रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो है कि जजमेंट हेल्ड किया था, जो कि आर्टिकल 16(4) है, आर्टिकल 16 का सेक्शन 4, उसमें रिजर्वेशन पॉलिसी की बात की गई है। मीन्स यहाँ पे जो रिजर्वेशन पॉलिसी मीन्स यहाँ पे रिजर्वेशन इन दी मैटर ऑफ प्रमोशन, इन मैटर ऑफ प्रमोशन है। तो ये आप जो आर्टिकल 14 to 18 वाला वीडियो देखेंगे तो वहां पे मैंने सारे इसके सेक्शन जो 16(1) से लेके 16(6) तक के जितने सेक्शन है वहां पे सारी बात की गई है, जहाँ पे मैंने कॉन्सिक्वेशनल सीनियोरिटी और ये सब रिजर्वेशन पॉलिसी के जो जितना मैटर है वहां पे डिस्कस कर रखा है। यहाँ ब्रीफली में बता देता हूँ। ये जो स्टेटमेंट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो कि रिजर्वेशन पॉलिसी अंडर द 16(4) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन would be limited by the article 335 for the maintenance of the efficiency of the administration। जो हमारे पब्लिक सर्विसेज के बारे में जो है कि सर्विसेज के बारे में आर्टिकल्स में बात की गई है 335 में, तो मेंटेन दी एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये आर्टिकल जो है कि ये सॉरी स्टेटमेंट जो है कि करेक्ट है, जो 16(4) के बारे में बात कर रहा है यहाँ पे, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। और यहाँ पे जो है कि कह रहा है कि आर्टिकल 335 में ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन द एफिशिएंसी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये वर्ड तो मेंशन है कि मींस एफिशिएंसी ऑफ एंड मेंटेनेंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, बट ये डिफाइन नहीं है। तो ये डिफाइन की वजह से ये स्टेटमेंट जो है कि गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, जो है कि 1 करेक्ट है एंड 2 इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पे एक बार स्टेटमेंट आप जो है कि पढ़ सकते हैं। 16(4) जो है कि कोई भी जो है कि अपॉइंटमेंट मैटर और पोस्ट में जो है कि जो कि कोई भी जो है यहाँ पे जो है कि क्वांटिफिएबल डाटा की बात होती है। यहाँ पे किसकी बात होती है, क्वांटिफिएबल डाटा अगर जो है कि मौजूद है या नहीं है, जो कि बाद में रिजेक्ट कर दिया गया था, उसमें जो है कि SC ST या OBC जो है कि अंडर रिप्रेजेंटेटिव है, मीन्स जो है कि वो अंडर रिप्रेजेंट है किसी पोस्ट के लिए या किसी सेक्शन या किसी डिपार्टमेंट में, तो वहां पे जो है कि रिजर्वेशन पॉलिसी मैटर को जो है कि अपलिफ्ट किया गया था। इसी जो है कि 16(4) में जो है कि बात की गई है। तो यहाँ पे जो है कि ये है, और फिर 35 में जो है कि बात की गई है आपके मेंटेनेंस ऑफ दी जो है कि एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की, जो कि ये वर्ड कहीं डिफाइन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये आपको याद रखना है, ब्रीफली आप इसको एक बार पढ़ सकते हैं। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा अमेंडमेंट एक्ट था जो रिजर्वेशन ऑफ द प्रमोशन फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब, जो कि क्लॉज 4 है, जो अपना 16 का क्लॉज सेक्शन 4 का क्लॉज ए है। ये चीज आपको शायद मैं एक बार रिमाइंड करा दूं, जैसे कोई भी आर्टिकल लिखा होता है तो आर्टिकल 16 उसके बगल में अगर 4 लिखा है तो ये सेक्शन 4 पढ़ा जाएगा, और फिर जो है कि ब्रैकेट में अगर कोई ए लिखा हुआ है तो ये आर्टिकल 16 का सेक्शन 4 एंड उसी का ये क्लॉज ए है। तो ये चीज आप याद रखेंगे। अगर ये स्मॉल में होगा तो उसका सब क्लॉज हो जाएगा, मीन्स आर्टिकल 16 सेक्शन 4 एंड सब क्लॉज ए। अगर डायरेक्ट 16 ए लिखा है तो उस आर्टिकल 16 का वो क्लॉज ए हुआ, और जो है कि अगर वो ऐसे लिखा है आर्टिकल 16(1) ए तो ये सब क्लॉज हो गया। तो ये चीजें आप याद रखेंगे, स्मॉल और कैपिटल में ये डिफरेंस होता है।
देन जो है कि ये पूछ रहा है कि 16(4) का क्लॉज किस अमेंडमेंट से आया था, ये 77 अमेंडमेंट 1995 से आया था, तो ये आपको याद रखना है। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सुप्रीम कोर्ट जो है इंडिया टू रिड्यूस द फंडामेंटल राइट टू पे इक्वल फॉर द इक्वल वर्क, ये कहाँ का मेंशन है, ये हमारे जानते हैं कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क जो है कि सोशलिस्ट एक जो है कि वर्ड जो है कि सोशलिस्ट यूज्ड इन द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी सही है। और दिस आर्टिकल्स मीन जो है कि ए read with the article 14 of the constitution and 16 of the constitution, तो यहाँ पे जो है कि तीनों को read together करके यहाँ पे इक्वल पे की बात की गई है, तो ये स्टेटमेंट डी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ये आप बिल्कुल याद रखेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि आर्टिकल जो है कि यूज रीड विद द सोशलिस्ट यूज इन द प्रीएम्बल of the Indian Constitution enable the Supreme Court to use the fundamental right with the equal pay, मीन्स जो है कि यहाँ पे मैंने जैसे अभी बताया, यहाँ पे जो है कि प्रीएम्बल हो गया है, जो हमारा डीपीएसपी है, डीपीएसपी उसमें आर्टिकल 39 में भी इक्वल पे की बात की गई है, तो यहाँ पे आर्टिकल 14 और 16 के साथ तो जो है कि इसको रेड आउट करके जो है कि इससे रिलेटेड प्रोविजन बनाए जाते हैं, जो आप ब्रीफली एक बार यहाँ से पढ़ सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अंडर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है कि अनटचेबिलिटी हैज बीन अबॉलिश्ड, मींस आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी की बात है, तो यहाँ पे जो है कि रिलेटेड क्वेश्चन उसी से आने वाले हैं कुछ 4-5, तो इसको हम स्किप कर देंगे। ये बस जान लीजिए अनटचेबिलिटी जो है कि आर्टिकल 17 में बात की गई है, जिसपे जो है कि यही हमारा एक फंडामेंटल राइट है, जो कि एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट है इन दी प्योर नेचर, मीन्स जो है कि एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट का मतलब हो गया यहाँ पे कोई भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन नहीं आएंगे, मीन्स जो है कि गवर्नमेंट जो है कि इसको किसी भी तरीके से जो है कि वॉयलेट नहीं होने दे सकती है, तो बस ये ब्रीफली आप याद रखें। तो जो है कि यहाँ पे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन उसी से है, तो ये सब हम जो है कि स्किप कर देंगे। तो जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है प्रोहिबिशन एंड द अबॉलिशमेंट ऑफ द अनटचेबिलिटी मे बी अचीव्ड बाय, यहाँ पे जो है कि अगर अनटचेबिलिटी को जो है कि हमें अचीव करना है और उसको प्रोहिबिट करना है, मीन्स जो है कि अचीव का मतलब हो गया कि अब ऑब्लिश और जो है कि उसके प्रोविजन को अचीव करना है, तो यहाँ पे जो है कि मेकिंग लॉ, इम्प्रूविंग एजुकेशन, पब्लिक अवेयरनेस एंड जो है कि पब्लिक सर्विस, मीन जो है कि सर्विस देने से जो है कि ऐसा कोई भी जो है कि इंप्रूवमेंट नहीं आएगा, बाकी 3 ऑप्शन सही है। ये जो है कि एक अननेसेसरी फीचर है, ये देखिए अपलिफ्टमेंट तो कर देगा, पर जो है कि अबॉलिश और प्रोविजन जो है कि अनटचेबिलिटी का ये अंश्योर नहीं करता है, तो ये तीनों तो है जो है कि 1 2 3 सही हो जाएगा, 4th ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो आंसर क्या है 1 2 3। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है, सेशन क्या कह रहा है कि अनटचेबिलिटी इन द वर्स्ट फॉर्म इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ द स्ट्रक्चरल वायलेंस, यस जो कि हम जैसा कि जानते हैं इट इज वेरी इनह्यूमन काइंड ऑफ थिंग, जो कि अनटचेबिलिटी है कि स्ट्रक्चरल वायलेंस का एक बहुत ही जो है कि वर्स्ट फॉर्म है। यहाँ पे अनटचेबिलिटी हैज बीन प्रैक्टिस इन द नेम्स ऑफ द रिलीजन सेक्शन, तो ये जो है कि स्टेटमेंट जो है कि आपका दोनों ही सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, मीन जो है कि ये स्टेटमेंट भी सही है, आपको कहा गया ये स्टेटमेंट भी सही है, ये भी सही है, और ये इसको करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो जिसका आंसर है ए, तो ये आप ब्रीफली याद रखेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन आप यहाँ से एक बार पढ़ सकते हैं, इसमें एज कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल जो है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिलोंग टू द डिफरेंट कैटेगरी, यहाँ पे जो है कि देखिए आर्टिकल दिए गए हैं और यहाँ पे ऑड वन को जो है कि पुट आउट करना है, तो आर्टिकल 14, 15, 16 और 19 की बात हो रही है, तो देखिए हमारा 14 to 18 तो होता है आर्टिकल जो है कि आर्टिकल क्या होता है राइट इक्वलिटी, तो यहाँ पे जो है कि 14, 15 एंड 16 अगर इस तरीके से देखें तो ये राइट टू इक्वलिटी बन जा रहा है, पर यहाँ पे एक और तरीके से देख सकते हैं जो कि हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स है जो कि सोनली जो है कि सिटीजन्स को दिए गए हैं, मीन जो है कि फंडामेंटल राइट्स खाली सिटीजन्स को जो प्रोवाइडेड है वो कौन कौन से हैं, 15, 16, 19, 15, 16, 19 और 29, 30, मीन 15, 16, 19, 29 30 जो है कि खाली सिटीजन्स को अवेलेबल रहते हैं, तो ऐसे देखा जाए तो ये जो है कि 14 को ऑड आउट कर दे रहा है, इसीलिए जो है कमीशन ने इसको जो है कि आंसर में जो है कि ये डिस्प्यूटेड क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, मीन जो है कि यहाँ पे 2 सेट ऑफ आंसर बन जाए, देखिए ये तो बन जा रहा है राइट टू इक्वलिटी, और फिर जो है कि इधर से देखा जाए तो ये बन जा रहा है कि जो है कि ये फंडामेंटल राइट खाली सिटीजन्स को प्रोवाइडेड है, तो इसीलिए जो है कि ये क्वेश्चन जो है कि ऐसे क्वेश्चन डिस्प्यूटेड क्वेश्चन होते हैं और उनको हटा दिया जाता है, तो यहाँ पे जो है कि आंसर जो है कि ऑफिशियली नहीं दिया गया है, यहाँ पे 2 तरीके से हो सकता है, 14 भी हो सकता है, 19 भी हो सकता है, तो यहाँ पे जो है कि 19 के बारे में जो है कि थोड़ा देख लेते हैं, आर्टिकल 19 किसकी बात करता है, जो कि हमारे राइट टू फ्रीडम है 19 to 22 में, उसमें से 19 जो है कि राइट टू फ्रीडम की बात करता है, जो कि डील करता है स्पीच एंड एक्सप्रेशन से, पीसफुली असेंबल विदाउट आर्म्स, to form the association, to move freely throughout the country and to reside and settle in any part of the country, और कोई भी प्रोफेशन को आप रन कर सकते हैं, तो ये हमारे कुछ सर्टेन फ्रीडम्स है जो कि आर्टिकल 19 में प्रोवाइडेड है। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि इसमें से जो है कि राइट टू फ्रीडम जो है कि कहाँ से कहाँ प्रोवाइडेड है, जो कि 19 से 22 हमने अभी जो है कि जस्ट बात की,
इसमें से जो है कि 19 जो है कि प्रोटेक्शन है फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन एंड एक्सेट्रा की। 20 बात करता है आर्टिकल 20 किसकी, जो है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट सर्टेन कन्वेक्शन फॉर दी ऑफेंसेस। 21 बात करता है लाइफ एंड लिबर्टी की। 21 ए बात करता है राइट टू एजुकेशन की। एंड 22 किससे बात करता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट दी अरेस्ट डिटेंशन। तो ये आपको याद रखना है, और बाकी ये रिपीटेड क्वेश्चन आ गया है ये सब, जो कि आर्टिकल 19 के बारे में पूछ रहा है, तो इसको हम यहाँ से स्किप कर देंगे। तो जो है कि ये रिवीजन सीरीज है, तो इसीलिए जो है कि हम अपने काम की चीजों को पढ़ेंगे और रिवाइज करके आगे बढ़ेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दी होस्टिंग नेशनल फ्लैग। जो है कि नेशनल फ्लैग होस्ट करना जो है कि किसी भी प्राइवेट बिल्डिंग इज अ फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन अंडर दी आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का पार्ट है। तो होस्टिंग ऑफ फ्लैग आर्टिकल 19(1)(a) में आता है, तो ये आप याद रखेंगे ब्रीफली। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि राइट टू फ्रीडम में जो है कि फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म, इसमें से क्या क्या चीज हो सकती है। मीन्स आप पीसफुली असेंबल हो सकते हैं कि घेराव ऑफिशियल, तो ये स्टेटमेंट देखिए यहाँ पे गलत है, क्योंकि आप किसी भी ऑफिशियल को या किसी भी इंस्टीट्यूशन का घेराव नहीं कर सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। बाकी पीसफुली असेंबल हो सकते हैं आप, और जो है कि असेंबल विदाउट दी बियर ऑफ आर्म्स, कोई भी मतलब कि हथियार विथियार भी लिए बिना भी असेंबल हो सकते हैं। और स्टेट कैन मेक इम्पोजिंग रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द एक्सरसाइज ऑफ दिस राइट, ये कोई भी एब्सोल्यूट राइट नहीं है कि आप स्ट्राइक टू स्ट्राइक जो है कि ये सब करेंगे। ये जो है कि अपने जैसे ट्रेड यूनियन एक्ट हो गया, ट्रेड यूनियन एक्ट, इन सब में जो है कि इसके बारे में स्ट्राइक और लॉकआउट के बारे में बात हुई है। तो ये जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे, ऑप्शन ए जो है कि करेक्ट है, आप घेराव नहीं कर सकते हैं। देन मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात कर रहा है कि कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स, यहाँ पे सर्टेन ग्राउंड्स दिए गए हैं मींस ऑप्शंस में से, और कह रहा है कि जिससे जो है कि हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है कि नॉट सब्जेक्ट, मींस हमारा जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिया गया है आर्टिकल 19 के अंदर, वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के अंदर जो है कि नॉट सब्जेक्ट टू द रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन किसके अंदर है। अगर सॉवरिटी ऑफ इंडिया पे आपने कुछ कह दिया तो जो है कि आपका जो है कि फ्रीडम कर्टेल कर लिया जाएगा। पब्लिक ऑर्डर हो चाहे कंटेंट ऑफ कोर्ट हो, तो इन पे जो है कि आपके रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन आपकी फ्रीडम पे लगाया जा सकता है। यहाँ पे क्रिटिक्स करना जो है कि हमारे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के अंडर नहीं आता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जो कि हमारे आर्टिकल 19 को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है उसको रेस्ट्रिक्ट नहीं करेगा, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देन मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑन द एक्सरसाइज ऑफ फ्रीडम, जो कि अंडर आर्टिकल 19(2) है, जस्टिफाइड इन द इंटरेस्ट ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। यहाँ पे कौन कौन सी कंडीशन में जो है कि वो जस्टिफाई किया जा सकता है, तो वो क्या 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 है। ये कंडीशन है सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, डिफेमेशन, और जो है कि पब्लिक ऑर्डर। यहाँ पे सिडिशन के अंडर जो है कि इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है, तो ये जो है कि आप ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे, तो यहाँ आंसर हो जाएगा सी। देन इसी के साथ जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि इनमें से कौन सा आर्टिकल है जो कि हमारी इंडियन रिपब्लिक रिलेट टू द प्रोटेक्शन ऑफ द लाइफ एंड लिबर्टी। तो लाइफ एंड लिबर्टी जैसा कि जानते हैं ये आर्टिकल 21 में बात की गई है, जो कि एक विद इन द गोल्डन हार्ट ऑफ द अवर कॉन्स्टिट्यूशन है। मीन्स ये बहुत ही बड़ा आर्टिकल है, इसके अंदर बहुत सारे प्रोविजन है, बहुत ही इवॉल्विंग आर्टिकल, जिसमें टाइम टू टाइम जो है कि अलग अलग राइट्स इंक्लूड होते रहते हैं। तो ये आप याद रखेंगे, लाइफ एंड लिबर्टी आर्टिकल 21 में बात है। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि कौन सा आर्टिकल जो है कि डॉक्ट्राइन ऑफ द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात करता है। तो ये ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ कहाँ बात है, आर्टिकल 21 में। पहले हमारे यहाँ पे क्या था, जो कि हमारा ये ब्रिटिश कॉन्सेप्ट था, मीन्स जो है कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, प्रोसीजर जो कि हमारा क्या कहा जाता है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ फॉलो किया जाता था, जहाँ पे जो है कि लॉ सिर्फ जो है कि जस्ट बना दिया जाता है कि मैंने पार्लियामेंट उसको जस्ट बना देगी, पार्लियामेंट मेक द लॉ एंड इट विल रन। बट यहाँ पे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में क्या किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट जो है कि लॉ को इंटरप्रिटेट कर सकती है, अवॉइड कर सकती है, वो जो है कि जस्ट एंड फेयर होना चाहिए, जस्ट एंड फेयर लॉ होना चाहिए, मीन्स जो है कि वाइडर पीपल के लिए ब्रॉड होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इंडिया में जो है कि आर्टिकल 21 के अंडर है, जो कि हमारे मेनका गांधी केस जो है 1960 का, उसके बाद से ये फॉलो होने लगा था। तो ये आप जो है कि याद रखेंगे। तो यहाँ पे क्या रहा है, बात कर रहा है कि आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है कि राइट टू ट्रैवल अब्रॉड, राइट टू ट्रैवल अब्रॉड जो है कि देखिए आर्टिकल 19 में भी बात हुई है, मीन्स जो है कि आप जो है कि इंडिया के विद इन जो है आर्टिकल 19 में जो बात हुई है कि आप किसी भी टेरिटरी विद इन इंडियन टेरिटरी मूव आउट कर सकते हैं, मूव फ्रीली जो बात हुई है, मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यहाँ पे बात कर रहा है कि आपको अब्रॉड मीन्स इंडिया के आउटसाइड जाना है, मीन्स जो है कि अपने प्यारे भारत के बाउंड्री से जो है कि आउटसाइड जाना है, तो ये उसकी बात कर रहा है फॉर द रफ डायग्राम। तो ये जो है कि अब जो है कि ये आर्टिकल 21 में बात की गई है, तो ये आपको याद रखना है। ये जो कि देखिए यहाँ पर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है कि मेनका गांधी केस जो है कि 1978 में हुआ था, तो सॉरी मैंने ऊपर 1960 बोल दिया, तो इसको जरा करेक्ट कर लीजिएगा। तो ये आर्टिकल 21 में बात है। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ द आर्टिकल 28 ऑफ द मेनका गांधी केस 1978।
तो यहाँ पे जो है कि मेनका गांधी 1978 केस में जो है कि जुडिशियल जो है कि रॉन्ग इंटरप्रिटेशन को जो है कि वो करना है। यहाँ पे देखिए अगर केस की स्टडी को हम पढ़ेंगे तो वो बहुत ही ब्रीफली जो है कि बहुत बड़ा हो जाएगा ये लेक्चर। तो यहाँ पे जो है कि आप उस लेक्चर को फॉलो कर सकते हैं जो पॉलिटी मेड सिंपल में है। तो वहाँ से आपको इन सब केस लॉ के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम ब्रीफली इसको देख लेते हैं। ये क्वेश्चन बात क्या कर रहा है कि मेनका गांधी के बेस में जुडिशियल इंटरप्रिटेशन में इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो यहाँ पे बात की कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ जो कि इज बाय लार्ज एंड मेक दी प्रोसीजर ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ, जो कि हमने ऊपर बात की। यहाँ से जो है कि ड्यू प्रोसेस कहाँ फॉलो होता है, यूएसए में, ये कहाँ फॉलो होता है, ब्रिटिश में। तो ये स्टेटमेंट तो सही हो जाएगा। देन जो है कि 21, 19 एंड 14 आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, जो है कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, मीन्स जो है कि ऑन ऑन बिहाफ की ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, यहाँ पे सर्टेन रीजनल रेस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। देन जो है कि राइट टू लाइफ इंक्लूड द राइट टू लिव विद द डिग्निटी, ये स्टेटमेंट भी सही है। हाँ, गलत क्या है, burden lies on the petitioner to prove that the procedure established by law which deprive him of the life and liberty, तो ये स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं कहेगी कि वो बर्डन पेटिशनर पे ही लाई करता है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ पे जो है कि आप इसको जो है कि ब्रीफली पढ़ सकते हैं, जो कि मैंने बहुत ही शॉर्ट में बता दिया है आपको। और जो कि डिटेल वीडियो इन सब की जो है कि मैं पॉलिटी वाली सीरीज में जो है कि कंटिन्यू करते रहूँगा। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द फंडामेंटल राइट बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया। यहाँ पे राइट टू शेल्टर, अब्रॉड ट्रैवल और जो है कि इक्वल पे फॉर द इक्वल वर्क, तो यहाँ पे तीनों जो है कि टाइम टू टाइम जो है कि इवॉल्व होकर ये सारे हमारे फंडामेंटल राइट्स में इंक्लूड हो गए हैं अंडर द आर्टिकल 21। तो ये आप याद रखेंगे। यहाँ पे जो कि केस स्टडी याद रख सकते हैं, जमीली सिंह विद दिस स्टेट ऑफ पंजाब 1995 में, जो कि राइट टू लाइवलीहुड जो है कि अंडर आर्टिकल 21 ऑल्सो इंक्लूड दी राइट टू शेल्टर। इसी तरीके से बहुत सारे जो है कि एक मैंने जो आर्टिकल 21 को मैंने जो है कि डिस्कस किया है पॉलिटी मेड सिंपल में, वहाँ मैंने पूरी लिस्ट प्रोवाइड कर रखी है कि आर्टिकल 21 में कौन कौन से जो है कि आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, तो वो वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। सो बाय दिस क्वेश्चन आज के डिस्कशन को हम यहीं पे अब थोड़ा पॉज लेते हैं। अब इसका जो है कि मैं नेक्स्ट वीडियो अलग से जो है कि अलग वीडियो में इसको हम कंटिन्यू करेंगे। आज के क्वेश्चन में हमने टोटल लगभग अपने अप्रॉक्स 55 प्लस क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है, 55 क्वेश्चंस को। तो ये डिस्कशन को हम यहाँ अभी एंड नहीं कर रहे हैं, यहाँ पॉज करते हैं, जो कि इसका जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि अगली वीडियो में डिस्कस कर लिए जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फॉर द लिसनिंग टू द एंड। आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं। और इसी तरह डिटेल डिस्कशन के लिए या कोई आपका सजेशन हो इम्प्रूवमेंट के लिए तो आप कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन को बता सकते हैं। और इस सेशन आपको पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। टिल देन साइनिंग ऑफ दिस साइड आशीष भास्कर, हैप्पी लर्निंग। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो जो हमारा फंडामेंटल राइट्स पार्ट 2 रहेगा।